हेलो बच्चों, ये 10th क्लास के लिए ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली में यहाँ पे मैं 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। 2024 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये है, ये आपका सेट नंबर है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है आपका। और इसमें जितने भी सेट 1 में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारा हम करेंगे और हर एक स्लाइड्स पर स्लाइड्स करेंगे। और इसके जो वीडियोस हैं ना ये कंटिन्यू आते रहेंगे। जिन बच्चों ने भी ये एग्ज़ाम तक फॉलो किया ना उसको अच्छे खासे गेन्स मिल जाएंगे इसमें एग्ज़ाम में इनके। तो आइए हम इस चीज़ को हम फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी परख नली, मतलब कि एक परख नली में दानेदार जिंक रखना है, ठीक है, जिंक के कुछ टुकड़े और 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए एक्चुअली में जिंक जो है ना वो क्या है, एक मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह एक क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। विलयन मिलाकर उसे गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो इससे जो रासायनिक अभिक्रिया बनेगी ना उसे संतुलित करना है और रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप ये देखो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ठीक है, Zn प्लस में Zn, ये रिएक्शंस तो हो ही नहीं, होने का ही नहीं है। देखो एक्चुअली में क्या है, H2 हो गया, यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पे है ही नहीं, H2 हाइड्रोजन 2 है ही नहीं, तो ये बैलेंस है ही नहीं। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि जो दोनों साइड क्या हो, इक्वल होगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड Zn, तो यहाँ पे Na2 हो गया, और यहाँ पे Na क्या है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब Na के साथ भी 2 है, O के साथ भी 2 है और H के साथ भी 2 है। तो यहाँ पे देखो Na के साथ 2 आ गया, ठीक है, और Na के साथ भी 2 है, सोडियम के साथ। ऑक्सीजन के साथ 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ क्या है, 2 है। उसके बाद H के साथ 2 है, तो यहाँ पे भी H के साथ क्या है, 2 है। और उसके बाद यहाँ पे और ठीक है, और Zn यहाँ पे है, कितने हैं यहाँ पे Zn, तो 1 है। और यहाँ पे देखिए Zn कितने, तो यहाँ पे भी Zn क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो मेटल है वो अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस देता है, वो हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो हमारा मिल गया। उसके बाद कोई भी ऑप्शन आप देख लेना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, या तो बैलेंस सही से नहीं होगा और नहीं तो ये रिएक्शन सही से नहीं होगा। तो हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो राइट ऑप्शन है। तो आप इस पे जाना, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड है वो टूट करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में बन जाएगा। अभिक्रिया चुनिए जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत हो, ऊर्जा का स्रोत प्रकाश हो। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ये ए बी है और ये स्प्लिट होकर के 3 भाग, 2 या 2 से अधिक भाग में बटेगा। तो अब जो वियोजन अभिक्रिया है ना वो 3 प्रकार के होते थे, ठीक है। तो एक तो होता था प्रकाश वियोजन, एक होता था विद्युत वियोजन, एक होता था क्या, उष्मीय वियोजन। तो 3 वियोजन होता था, प्रकाश, विद्युत और उष्मीय। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किसमें प्रकाश वियोजन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो इसमें प्रकाश वियोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत वियोजन हो गया। अब यहाँ पे क्या हीटिंग है, ये है, ये आपके बुक में एग्जाम्पल में है 2AgBr और ये 2Ag और Br। ये जो आपका आंसर है, आंसर नंबर सी होगा। ये आपका आंसर सी करेक्ट होगा इसका। तो ये आपका है प्रकाश वियोजन का एग्जाम्पल है। ये कौन सा वियोजन का एग्जाम्पल है, ये प्रकाश वियोजन। अगर देखा जाए ऑप्शन फर्स्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट भी क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये प्रकाश वियोजन नहीं है। ये भी वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड जो है ना वो टूट के अलग अलग हो रहा है। और जो डी है ये भी वियोजन अभिक्रिया है, जो एक कंपाउंड टूट करके वो अलग अलग हो रहा है। लेकिन ये और ये और ये प्रकाश वियोजन नहीं है, सिर्फ सी यहाँ पे जो है वो प्रकाश वियोजन है। तो ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे को आना ही चाहिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को ना
आप खुद से करो फिर आंसर देखना। कक्ष ताप का मतलब होता है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो धातु का मतलब मेटल एवं अधातु के नाम बताने। तो कौन सा जो धातु और अधातु है वो द्रव अवस्था में क्या होना चाहिए, लिक्विड अवस्था में पाया जाना चाहिए। तो देखो ब्रोमीन और मरकरी, देखते हैं मरकरी और आयोडीन, मरकरी और ब्रोमीन, आयोडीन और मरकरी। तो अब बताएं इन सब में से कौन सा आंसर सही है। तो आप यहाँ पे देखो जो मरकरी है वो क्या है, मेटल है, ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। तो मरकरी भी क्या होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो Hg होता है, सिंबल जिसको हम पारा बोलते हैं। और ब्रोमीन जो होता है वो हमारा ये जो है ये तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। ये भी क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा सी आंसर हो गया यहाँ से। तो सी हमारा क्या है, आंसर है, मरकरी और ब्रोमीन है। तो ये सीधे सीधा एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये। अब देखिए, अब हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कार्बन यौगिक है और यौगिक है अयौगिकों के। तो इसके जो ये प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं तो बताना कि इन सब में से क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है वो 6 होती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है। तो ये क्या बनाता है, एक स्वसंयोजी बंधन बनाता है। तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब इसमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। तो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हाँ, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसके बाद है कि कार्बन के अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, नहीं प्रबल नहीं होता है, ये इसके अणुओं के बीच में दुर्बल होता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि NaCl लेंगे तो ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। और इसमें क्या होता है ना कि Na के पास एक पॉजिटिव चार्ज है और Ca के पास क्या नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका आयन इसे दे देता है, ये रख लेता है। तो ये आपस में क्या होता है, बंध जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इसके बीच में जो रिएक्शंस होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इसका जो बनता है वो दुर्बल आकर्षण बल का बनता है। तो सेकेंड और फोर्थ जो होगा इसका सही होगा। सेकेंड और फोर्थ को किस में दिया हुआ है, तो सेकेंड और फोर्थ दिया हुआ है आपका सी में। सेकेंड और फोर्थ दिया हुआ है सी में, तो सी इसका आंसर होगा, जो मेन आंसर होगा इसका सी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे है 5वां नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए यौगिकों पर विचार कीजिए। FeSO4, CuSO4, CaSO4 और Na2CO3 इनमें से किस यौगिक की क्रिस्टलीय रूप में एक अणु में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या क्या है, अधिक है। तो इसमें हमें बताना है कि किसमें जो है ना कि अणु जो वाटर के जो क्रिस्टल्स है ना ज़्यादा है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो किसमें क्रिस्टल्स ज़्यादा है। तो अगर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो इसका आंसर जो है ना डी, इसमें जो है ना वाटर क्रिस्टल्स ज़्यादा है। तो अब ये वाटर क्रिस्टल इसमें कैसे ज़्यादा है, तो ये इसके बारे में अगर आप ऐसा करो, इसे आप कमेंट में बताओ। अगर दिक्कत है तो फिर हम आगे बताएंगे। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना सारे बच्चे कि ये आंसर ही क्यों सही हुआ, ये आंसर सही क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया, इसके बारे में आप बताओ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो होते हैं उभयधर्मी। क्या होते हैं, उभयधर्मी। एक्चुअली में उभयधर्मी किसे बोलेंगे, उभयधर्मी वो चीजें होती हैं जो एसिड और बेस दोनों से क्या करता है, रिएक्ट करता है। मतलब कि अम्ल और क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों से रिएक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम उभयधर्मी बोलते हैं। ठीक है, अम्लीय नहीं बोलेंगे, क्षारीय नहीं बोलेंगे, अम्लीय नहीं, क्षारीय नहीं, उदासीन नहीं। उदासीन रिएक्शंस क्या होते हैं, जो एसिड और बेस मिल करके क्या करता है, साल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो ये नहीं है, ये उभयधर्मी है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों से क्या करता है, परस्पर रिएक्शंस करता है। उसके बाद हमारा है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चंस क्या है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। MnO2 प्लस में 4HCl, MnCl प्लस में 2H2O प्लस में Cl उपरोक्त अभिक्रिया में रिडॉक्स रिएक्शंस है। अभिक्रिया है, क्यों कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं,
जिसमें किसी एक में ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन क्या हो, लूज हो, या हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन क्या हो, लूज हो, उसे बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, MnCl तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, क्लोरीन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और जो Mn है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा है और क्या कर रहा है, Mn क्लोरीन को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो अब ये क्यों है इसके बारे में बताना है। तो पहले देखो MnO2 उपचयित और HCl अपचयित हो रहा है, ये गलत है। HCl उपचयित हो रहा है, Mn अपचयित हो रहा है। डी में हम देखते हैं, डी में यहाँ पे देखो MnO2 ये अपचयित हो रहा है और HCl क्या है, उपचयित हो रहा है। तो HCl उपचयित का मतलब क्या है, HCl क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन ले रही है, क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन ले रही है, और Mn क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या रही है, दे रही है। तो इसीलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि Mn2 उपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को मतलब रिलीज कर रहा है, और HCl क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 से है। यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी शिशु का लिंग इससे निर्धारित होता है कि उसके माता पिता में क्या वंशानुगत हुआ है। तो लिंग का मतलब क्या है, जेंडर। लिंग का मतलब क्या होता है, जेंडर, मतलब कि मेल या हो गया फीमेल। ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये मेल और फीमेल का डिसाइड कैसे होता है ये। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है, ये गलत है। किसी शिशु का लिंग इससे निर्धारित होता है कि उसके पिता से क्या वंशानुगत आया। तो ये पहली चीज है कि पिता से आता है, सही बात है, क्योंकि जो मेल है ना उसके पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद है नर शिशु होने की प्रायिकता मादा शिशु होने की प्रायिकता से अधिक होती है, ये गलत है। किसी शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन के समय में तब होता है जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा युग्मक बनता है, एकदम सही बात है, ये सेकेंड वाली बात। तो अब देखो इसको हम समझते हैं आखिर होता क्या, ये X और ये क्या है, X एंड Y। तो ये है आपका मेल और ये है आपका फीमेल। ठीक है, अब यहां से क्या निकला X और यहां से भी क्या निकला X, तो ये क्या हो गई, फीमेल बन गया। अब यहां से क्या निकला X और यहां से क्या निकला Y, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है कि मेल और फीमेल कैसे बनता है। तो पहला चीज है कि किसी शिशु का लिंग इससे निर्धारित होता है कि उसके पिता से क्या वंशानुगत आया था। ये जो ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। तो मेल से क्या निकल रहा है ये डिसाइड करता है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर Y आएगा तो मेल होगा और X आएगा तो फीमेल होगा। उसके बाद किसी शिशु के लिंग निर्धारण निषेचन के समय में तब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता था। मतलब कि यहाँ से देखो कि जो XX है जो फीमेल है और जो मेल है वो XY है, इन दोनों का जब मिलाप होगा जब ही क्या होगा, यहाँ पे जायगोट बनेगा और निर्माण होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड और फोर हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आ रही है गुणसूत्र के बारे में। तो ये गुणसूत्र होता क्या है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। आनुवांशिक सूचनाओं को जनकों के अगली संतति तक ले जाते थे। रियलिटी बात है, जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन होता है ना वो अगले जनरेशन में लेकर के जाता है, इसी को हम गुणसूत्र कहते हैं। और किसी जंतु कोशिका के केंद्र के भीतर धागेनुमा संरचना होती है, ये गलत है। उसके मानव जनन तंत्र में सदैव युग्मों के में विद्यमान होते हैं, ये भी गलत है। तथा कोशिका विभाजन में सम्मिलित होता है। रियलिटी बात है, यहाँ पे जो कोशिका जो विभाजन होती है ना इसमें क्या रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो पहला और चौथा इसके आंसर है, तो पहला और चौथा डी है, तो डी इसके आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे किसी भी तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा था। वह स्थल जहाँ पे विद्युत आवेश रासायनिक सिग्नल में परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ पे क्या है ना कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना वो किस में चेंज हो रहा है, ये
केमिकल इम्पल्स में चेंज हो रहा है वो कहाँ होता है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि न्यूरॉन्स का अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, ये बना हमारा न्यूरॉन का डायग्राम, तो जैसे भी तैसे बना देते हैं, ठीक है। ये द्रुमिका होता है, ये केंद्रक होता है, ये हमारा होता है, ठीक है। और यहाँ पे साइनेप्स होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होता है, एक नया न्यूरॉन बनता है, ठीक है। तो जो द्रुमिका है ना, ये क्या करती है, हमेशा किसी भी इंफॉर्मेशन को रासायनिक में लेती है। किस में लेती है, रासायनिक में लेती है। और लेकिन यहाँ से जो जो मतलब सिग्नल जाती है वो हमेशा जाती है, किस में जाती है, वो विद्युत आवेग में जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ विद्युत आवेग रासायनिक में चेंज होता है, तो ये विद्युत आवेग गया और यहाँ पे रासायनिक में चेंज होता है। और फिर क्योंकि द्रुमिका यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर क्या लेगी, ये रासायनिक लेगी। तो वो कौन सा जगह होगा, तंत्रिकाक्ष नहीं होगा, द्रुमिका नहीं होगा। उसके बाद तंत्रिका पेशीय संधि, हाँ तंत्रिका पेशीय संधि और कोशिका काय ये नहीं हो सकता। तंत्रिका पेशीय संधि का मतलब ये वाला एरिया है, इसी को हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स के नाम से जाना जाता है। तो यही हमारा तंत्रिका काय है, संधि है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। दो तंत्रिकाओं के बीच में ये जो है इसी को साइनेप्स बोलते हैं, और ये तो तंत्रिकाओं को जोड़ता है, इसी को बोलते हैं साइनेप्स। तो ये आपका फाइनल आंसर सी होगा। अब अगला यहाँ पे कह रहा है कि रंध्र तब बंद होता है। रंध्र का मतलब क्या होता है, एस्टोमेटा जो हमने देखा है ना कि जो पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, वो बंद कब होता है। तो ये यहाँ पे बंद कब होता है ये हमें बताना है। तो बंद होने का देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तब बंद होती है क्या, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बंद होती है। एक्चुअली में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होगी तो वो खुलेगा, ठीक है, क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषण चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो बंद होते हैं, रियलिटी बात है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए उसे, तो क्या करेगा, वो खुल जाएगा। और जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 नहीं चाहिए तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद है द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर चला मतलब कि चला जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि पानी बाहर जाएगा तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे द्वार कोशिकाओं में पानी भीतर चला जाता है, तब ये क्या होता है, बंद हो जाता है। तो दूसरा और चौथा जो है ना इसका आंसर है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 नंबर। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो बंद हो जाती है। नहीं, इसका आंसर जो है ना एक्चुअली में ये नहीं है, सॉरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रंध्र तब बंद होता है जब, रंध्र बंद कब होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो सही है। द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर चला जाता है, हाँ ये 2 और 3 होगा आंसर इसका। एक्चुअली में द्वार कोशिका से पानी जब बाहर चला जाएगा तब भी ये बंद हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, आवश्यकता नहीं होगी, इसको नहीं लेना होगा, तब भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे है ना 2 और 3 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाता है ताकि पर्दे पर बिंब के समान साइज की प्रतिबिंब बन सके। देखो सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखना कि कोई भी लेंस हो या कुछ भी हो, तो हमने एक देखा था फोकस, एक देखा था सेंटर। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे, एक रखे थे सेंटर से पहले, एक सेंटर पे, और सेंटर और फोकस के बीच में एक फोकस पे और फोकस के आगे। तो सेम साइज का अगर हमें कभी भी इमेज निकालना है ना, तो वो हमेशा हम रखते थे सेंटर पे। कहाँ रखते थे, सेंटर पे।
तो देखो आंसर देखते हैं, लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी से अधिक दूर, ये गलत हो गया। दोगुनी फोकस दूरी का, अब देखो फोकस दूरी और ये दोनों का जो इसका दोगुना होता है, फोकस दूरी का दोगुना क्या होता है, सेंटर होता है। तो दोगुना से दूर, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये सेंटर से पीछे आ जाएगा, तो सेंटर से पीछे क्या होता है, बड़ा बन जाता है। लेंस के फोकस पे, ये भी गलत हो जाएगा, फोकस पे रहेगा तो कहीं और ही बन जाएगा। फोकस दूरी की दोगुनी, हाँ ये सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोकस दूरी के दोगुनी होगा तो ये बन जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र का लेंस का निकाय किस प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है जिसे हम कहते हैं। तो अब ये कहाँ पे बनता है, कि मतलब कह रहा है कि प्रतिबिंब बनाता है जिसे हम कहते हैं, कहाँ पे प्रतिबिंब, इमेज कहाँ पे बनता है हमारे मतलब कि आँख में। तो देखो सबसे पहले कॉर्निया स्वच्छमंडल में, तो यहाँ तो नहीं बनता। पक्षमावी पेशियाँ, नहीं, पक्षमावी पेशियाँ क्या करती है, लेंस को फैलाने से गिराने का। दृक् तंत्रिका, नहीं, दृक् तंत्रिका क्या करती है कि इमेज को माइंड में ले जा करके देखने की करती है। दृष्टि पटल जिसको रेटिना कहते हैं, यहाँ पे इमेज बनता है। तो दृष्टि पटल पे क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से कौन सा पैटर्न जो होगा ये सही होगा, तो आप बताएं। तो आपका जो पहला पैटर्न जो है ना ये सही होगा। अब ये सही कैसे है, आप इसे ना कमेंट बॉक्स में इसे एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने वालों को हम समझेंगे कि हाँ बच्चों को सीरियस है पढ़ने के लिए। देखता हूँ कि किन बच्चों का एक्सप्लेन होता है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर फर्स्ट ही क्यों है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह आहार श्रृंखला पहचानिए जिसका द्वितीय पोषी स्तर जीव क्या है, विलुप्त है, मतलब कि सेकेंड नंबर जो है वो विलुप्त है। तो देखो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। तो यही हमें बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी में कौन सा विलुप्त है इसका, तो वो बताना है। तो देखो बाघ, बकरी और शेर, सॉरी घास, बकरी और शेर, तो बाघ बोले, तो घास कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को कौन खाएगा, शेर। तो ये द्वितीय श्रेणी तो है बीच में। उसके बाद है प्राणी, पवक, पादप, छोटी मछली और बड़ी मछली, तो ये भी है द्वितीय श्रेणी इसका है ही, ठीक है। उसके बाद है बाघ, उसके बाद है घास, उसके बाद सांप, उसके बाद मेढक। यहाँ पे बाघ का क्या होना चाहिए, या तो हिरन होना चाहिए या तो बकरी होना चाहिए। बाघ कभी भी घास नहीं खाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ना वो सी सही होगा, ठीक है। नीचे दिए गए किस जीव की अलैंगिक जनन की विधि बहुविखंडन है। बहुविखंडन का मतलब क्या है, बहुत सारे बनते हैं, एक से बहुत सारे बनते हैं। तो वो आपका यहाँ पे ईस्ट है क्या, नहीं है, ईस्ट भी नहीं है, ठीक है। लेशमानिया है क्या, नहीं है। पैरामीशियम है, नहीं है। तो ये आपका जो आंसर डी है, प्लेज्मोडियम्स जो है ये है, इसी में होता है बहुविखंडन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए मैं यहाँ पे 16 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए, टोटल 16 क्वेश्चंस। अब ये जो 4 क्वेश्चंस आपके बाद बचे हैं रीजनिंग एंड एजम्पशंस के, ये क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में करा दूंगा। उसके बाद फिर एक नया सेट लेकर के आऊँगा। आई होप ये आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच इसे देखने के लिए।